मान लीजिए कि सरकार की जितनी भी कमाई है वो सब सिर्फ 1 रुपया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये 1 रुपया आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ। बस इसी 1 रुपए की कहानी को आज हम समझने वाले। पैसा आता कहाँ से है, मतलब सरकार के पास जो ये 1 रुपया है, चलिए इसको जरा तोड़ कर देखते हैं कि इसका हर एक पैसा आ कहाँ से रहा है। ये देखिए, ये है हमारे उस 1 रुपए का पूरा कच्चा चिट्ठा, मतलब कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। इसमें कई अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस चार्ट का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। 24 पैसे। जी हाँ, हर 1 रुपए में से 24 पैसे, ये कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा है। पर सवाल वही है, ये आता कहाँ से है? और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये कोई टैक्स नहीं है, ये है उधार, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। मतलब सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स उसकी असली कमाई है ही नहीं, वो कर्ज है। सोचिए, हर 1 रुपए में से 24 पैसे असल में कमाई नहीं, बल्कि एक लोन है जिसे बाद में चुकाना पड़ेगा। अच्छा, उधार के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो है 22 पैसे। और ये पैसा ये सीधा हम जैसे आम लोगों की जेब से आता है। ये है इनकम टैक्स, यानी जो लोग अपनी सैलरी पर, अपनी कमाई पर टैक्स देते हैं, उससे सरकार के खजाने में हर 1 रुपए में से 22 पैसे जमा होते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है जीएसटी का 18 पैसे। ये वो टैक्स है जो हम सब कुछ भी खरीदने पर देते हैं, चाहे सामान हो या सर्विस। फिर आते हैं 17 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मुनाफे पर देती हैं। और जो थोड़ा बहुत बचा वो सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट और दूसरी फीस से आता है। और बस ऐसे ही बन जाता है हमारा कमाई वाला 1 रुपया। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा आता कहाँ से है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। और हाँ, ये हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है। तो ये है सिक्के का दूसरा पहलू, हमारा ये 1 रुपया आखिर खर्च कहाँ कहाँ होता है। यहाँ भी कई हिस्से हैं, लेकिन यहाँ भी वही सवाल, क्या कोई अंदाजा है कि सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है? ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है पुराने कर्जों पर सिर्फ ब्याज चुकाना। सोचिए इस बारे में, हर 1 रुपए में से 20 पैसे किसी नई सड़क, स्कूल या हॉस्पिटल पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुराने लोन का इंटरेस्ट भरने में चले जाते हैं। इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा खर्चा है वो भी बहुत अहम है, पूरे 22 पैसे। और ये पैसा सीधे सीधे देश के विकास से जुड़ा है। ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, राज्यों को उनका हिस्सा, ताकि वो अपने लेवल पर विकास के काम कर सकें, अपनी लोकल जरूरतों को पूरा कर सकें। और बाकी का रुपया कहाँ गया? वो देश की सुरक्षा पर, यानी डिफेंस पर, लोगों को जो सब्सिडी मिलती है जैसे सस्ता राशन या गैस सिलेंडर, उस पर। और हाँ, नई सड़कें, पुल, अस्पताल बनाने जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है। तो अब हमने कमाई और खर्चा दोनों का हिसाब देख लिया। अब आते हैं उस सबसे बड़ी उलझन पर, उस पहेली पर जो इस पूरे हिसाब किताब से निकलकर सामने आती है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए उसे हर साल और कर्ज लेना पड़ता है। और यही वो चक्कर है, वो साइकिल है जिसमें हर सरकार फंसी रहती है। और ये जो दुविधा है, ये यहाँ बिल्कुल साफ नजर आती है। अगर सरकार टैक्स कम करती है ताकि लोगों पर बोझ कम हो, तो फिर उस पैसे की भरपाई के लिए उसे और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर वो कर्ज कम करने की कोशिश करती है, तो फिर उसे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। तो इस पूरी 1 रुपए की कहानी से हमें क्या समझ आया? यही कि देश का बजट चलाना वाकई में कितना मुश्किल और कितना कॉम्प्लेक्स काम है। और अब जब ये सब हमारे सामने है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सवाल ये है कि असल में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या सरकार को देश पर बढ़ते कर्ज को कम करने पर फोकस करना चाहिए, या फिर आम जनता पर टैक्स का बोझ कम करने पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है।